हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा HTML का ट्यूटोरियल 4 है, जिसमें हम बात करेंगे 3 टॉपिक की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक के कंटेंट हैं HTML कमेंट्स, HTML इमेजेस, HTML टेबल्स। तो फ्रेंड, HTML कमेंट से स्टार्ट करते हैं। HTML कमेंट का सिंटैक्स होता है लेस देन, नॉट और डबल डैश से स्टार्ट होता है। ये ओपनिंग टैग है। और कमेंट जब हमको क्लोज करना हो तो डबल डैश और ग्रेटर देन लगाते हैं। तो इस टैग के बीच में जो भी कंटेंट हम टाइप करते हैं लिखा होता है, वो क्या है, हमको उसका आउटपुट वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो उसका हमें आउटपुट भी नहीं दिखेगा। वो हम केवल कुछ हमें कमेंट्स डालना हो, जैसे कुछ हिंट्स वगैरह लिखना हो, उसके लिए यूज करते हैं। या कभी कुछ कोड हटाना है जिसको हमको लगता है कि वो फ्यूचर में यूज हो सकता है, तो इसलिए हम उसका एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल है। डॉक टाइप एचटीएमएल हेड के अंदर ये कमेंट स्टार्ट किया है। यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट हेडर स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमने एचटीएमएल कमेंट का क्लोजिंग टैग ऐड कर दिया। फिर यहाँ टाइटल लिखा, टाइटल के अंदर दिस इज डॉक्यूमेंट टाइटल, और टाइटल टैग क्लोज किया। यहाँ पे हेड टैग क्लोज किया। तो यहाँ लिखा है, फिर कमेंट टैग स्टार्ट लग किया, और यहाँ डॉक्यूमेंट हेडर्स एंड और कमेंट टैग क्लोज कर दिया। यहाँ पर बॉडी टैग स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद पैराग्राफ टैग पी टैग स्टार्ट हुआ, डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज हेयर, और पैराग्राफ क्लोज किया। उसके बाद बॉडी टैग एंड किया है और एचटीएमएल टैग एंड किया है। इसको हम रन करके दिखाएंगे आपको लास्ट में। तो वीडियो पूरा देखिएगा, सारे प्रैक्टिकल हम एंड में करेंगे। पहले मैं इस पीपीटी को खत्म करूंगा, ताकि पहले आपको थियोरेटिकल थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए, इससे कि आपको बेसिक चीजें क्लियर हों। अब कमेंट्स किस तरह के होते हैं, वैलिड और इनवैलिड। तो वैलिड कमेंट जो वर्क करेगा हमारे लिए, वो कैसा होना चाहिए, और इनवैलिड कमेंट कैसा हो सकता है, उसको देखते हैं। तो ये तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल लिया है। हम केवल बात करते हैं बॉडी के बाद कमेंट टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ ये जो लेस देन, नॉट, डबल डैश लगा है, ये लीगल या बोले तो करेक्ट सिंटैक्स है। इसके अंदर जो लिखा है दिस इज वैलिड कमेंट, और इसका क्लोजिंग टैग इस तरह से, इसमें कोई स्पेसिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपल दो बार दो डैश लगाना है और ग्रेटर देन लगाना है। उसके बाद पैराग्राफ ऐड किया है। अब इसमें नीचे देखते हैं, ये हो गया अपना वैलिड टैग, वैलिड कमेंट ऐड। अब इनवैलिड या रॉन्ग कमेंट टैग कैसा होता है, ये होता है जैसे लेस देन लगाया, आपने स्पेस छोड़ दिया, फिर नॉट डबल डैश लगाया, तो ये इनवैलिड हो गया। इसी तरह तो ये उसको आउटपुट में दिखेगा आपको, ये कमेंट नहीं हुआ इसमें कोड, भले ही पीछे वाला क्लोजिंग टैग करेक्ट है। इसी तरह अगर आप डबल डैश की जगह 3 बार डैश लगाया, तब भी आपका ये वर्क नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं फ्रेंड इसलिए जल्दी कर रहा हूँ ताकि हम इसका एक प्रोग्राम बनाएं, पूरा वेब पेज बनाएंगे, और एक 2-3 तरह के पेज बना के हम इसको एक वेबसाइट की लुक देने वाले हैं। तो और इनमें लगता भी नहीं कुछ ज़्यादा, हमको टाइम देना चाहिए, बस आपको तो फॉर्मेट और सिंटैक्स याद होना चाहिए। एचटीएमएल में ऐसा कुछ है नहीं है बस, लेकिन आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो ये अपने हो गया वैलिड इनवैलिड। अब एचटीएमएल इमेजेस पे आते हैं। एचटीएमएल में इमेज कैसे ऐड करते हैं। तो हम किसी भी पेज में इमेज ऐड कर सकते हैं बाय IMG टैग, और इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। जस्ट लास्ट में अगर आपको फॉरवर्ड स्लैश लगानी है तो लगाइए, नहीं भी लगाते तो एरर नहीं आएगा। तो इसका सिंटेक्स होता है लेस देन, इसको मैं टैग बोलूंगा अब एचटीएमएल में, आप टैग से समझना। टैग IMG या एंगल बोल सकते हैं इसको, लेस देन तो होता ही है। IMG के बाद स्पेस SRC में वहां पे पाथ देंगे जिस लोकेशन पर आपकी, या जिस पाथ पर आपकी इमेजेस रखी हुई है। तो SRC के अंदर इमेज URL देंगे यहाँ पे, और उसका और एट्रीब्यूट की लिस्ट होगी। एट्रीब्यूट लिस्ट मतलब इसमें क्या क्या आता है, क्लास ID, सारी चीजें आती हैं। तो ये इसका सिंटेक्स है। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है।
और इसमें लिखा ही है कि इमेज टैग इज एन एम्प्टी टैग, दिस मीन्स दैट इट कैन कंटेन ओनली लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड इट हैज नो क्लोजिंग टैग। एक एम्प्टी टैग बोल सकते हैं इसको, इसमें आप केवल एट्रीब्यूट्स डालेंगे, इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो अभी चलते हैं इसके प्रोग्राम समझ लेते हैं। तो ये तो ऊपर का सेम ही है। अब आते हैं img src इज इक्वल टू, ये जो है यूआरएल दिया है हमने, ये पाथ बोलेंगे html/html images/test.png, इमेज का नाम हो गया, तो इसका पूरा पाथ देना होगा। और ये इसमें होता है एट्रीब्यूट alt इक्वल टू टेस्ट इमेज। ये क्या काम करता है, अगर आपकी src नहीं दिया है या यूआरएल आपका रॉन्ग है, पाथ गलत है, तो इमेज नहीं मिलेगी, तो वो alt टैग में जो लिखा है वो आपको आउटपुट में देगा। इसको हम एग्जांपल में आगे समझेंगे। HTML इमेजेस के अंदर अब उसके HTML इमेजेस की एक और प्रॉपर्टी है सेट इमेज लोकेशन। इमेज की लोकेशन सेट कैसे करते हैं, मान के चलिए आपके इमेज फोल्डर के अंदर आपकी फाइल है और ये रूट इमेज फोल्डर कहाँ पे है, आपके रूट फोल्डर में। रूट फोल्डर वो होता है जहाँ पे आपका पूरा वेबसाइट या पूरा कंटेंट डला हुआ है, मेन फोल्डर जहाँ से आप रन करने वाले हैं। तो उसके अंदर अगर आप इमेज फोल्डर है, उसके अंदर test.png फाइल रखी हुई है। तो उसका एग्जांपल देखिए, ये उसका एग्जांपल होगा कि इमेज टैग के अंदर src के अंदर HTML क्या है, आपका रूट फोल्डर है, इसके अंदर आपका इमेजेस फोल्डर में इमेज पड़ी है, तो images/test.png और एक alt टैग लगा दिया। alt टैग वही मैंने अभी बताया था कि इमेज में नहीं मिलेगी फाइल, इमेज फाइल नहीं मिलती है, तो वो alt टैग आउटपुट टेस्ट इमेज प्रिंट करेगा। अब सेकंड है इसकी प्रॉपर्टी इमेज विड्थ और हाइट, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो विड्थ हम यहाँ पे दे सकते हैं, विड्थ इक्वल टू 150, हाइट इक्वल टू 100। तो आपकी जो इमेज है वो कितनी बड़ी हो छोटी हो, इस हाइट और विड्थ के साथ ही दिखेगी। सेकंड है इमेज बॉर्डर, इमेज को आप बॉर्डर एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं, तो बॉर्डर इक्वल टू हमने इसमें दे दिया है 3। इमेज अलाइनमेंट, इमेज में अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं, किस अलाइनमेंट में दिखेगी, राइट या लेफ्ट, तो अलाइन इक्वल टू राइट। ये आपकी इस इमेज टैग पर सारी चीजें ये वर्क करेंगी। अब आते हैं HTML टेबल। आपका HTML इमेज हो चुका है खत्म, अगला टॉपिक है HTML टेबल। फ्रेंड HTML टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम मोस्टली यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं। एक इमेज हुआ, ये भी बहुत यूज होती है आपकी वेबसाइट में, क्योंकि ये वेबसाइट में बिना इमेज के कुछ होता ही नहीं है। अब आते हैं टेबल टैग पर। टेबल टैग ऐसा होता है लेस देन टेबल ग्रेटर देन, इसके अंदर TR आता है और TD आता है। तो ये इस एग्जांपल से समझते हैं, ये हेड डॉक टाइप HTML हेड टाइटल हेड, ये तो आपको याद हो गए। अब टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो टेबल, तो बॉर्डर इक्वल टू हमने बंद कर दिया TR, और TR का टैग लगाया लेस देन इक्वल टू के बीच में TR टैग, फिर TD टैग। TD टैग का मतलब हुआ, TR का मतलब होता है रो, टेबल की रो, दैट मीन्स TR। TD मतलब टेबल का कॉलम, तो TD मतलब होता है वैसे टेबल डेटा, लेकिन ये कॉलम बनाते हैं इससे, तो जितने आपके TD लगेंगे उतने टेबल के अंदर कॉलम जनरेट होते हैं, रो। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। TR लगाया तो रो 1, TR का मतलब रो स्टार्ट हो गई, इसके अंदर कॉलम बनेगा, तो रो 1 कॉलम 1 हो गया पहला। फिर TD को लगाया तो रो 1 के अंदर कॉलम 2 हो गया। ऐसे TR क्लोज किया, फिर TR दूसरा सेकंड वाला स्टार्ट किया, तो उसके अंदर सेकंड रो जनरेट होगी TD के अंदर, सेकंड रो 2 कॉलम 1। फिर दूसरे वाले में हो गया रो 2 कॉलम 2। इसका भी हम एग्जाम्पल समझते हैं। अभी इसका आउटपुट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आउटपुट का स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये वाले जो कंटेंट है ये टेबल का, इसका रिजल्ट ऐसा दिखेगा। ठीक है, बॉर्डर दिया है तो बॉर्डर लग गया पूरे में, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1, रो 2 रो 2। इसको हम और अच्छे से बताएंगे। अच्छा, इधर बॉर्डर इज ए एट्रीब्यूट टेबल का है, ठीक है, यूज पुट बॉर्डर अक्रॉस ऑल द सेंड।
अब बात करते हैं टेबल हेडर की। तो टेबल में हेडिंग जो है टी एच टेक्स्ट से लगाते हैं। टी एच मतलब टेबल हेडिंग। और ये जो है हम उसके अंदर फिर हम टी एच एक्चुअली रिप्लेस करता है टीडी को। तो ये उसका एग्जाम्पल है। तो टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1 टी एच सॉरी टी आर। फर्स्ट रो में हमें टेबल हेडिंग रखना है, तो टेबल में टी डी की जगह टी एच लगाएंगे और वो हेडिंग के फॉर्मेट में दिखती है थोड़ा स्ट्रांगली। उसके बाद हम टी आर टैग लगाएंगे ये सेकंड रो के लिए, उसमें नॉर्मल टी डी रहेगा। और फिर एक और टी आर लगाया, इसमें नाम रख दिया मनोज कुमार और उसमें अमाउंट रख दिया। नेम और सैलरी का एक हमने छोटा सा टेबल बनाया है, जिसमें आप एक यूजर है या एक कस्टमर या जो भी है एक नाम दिया है संजीव कुमार, उसकी सैलरी 5,000। एक का नाम दे दिया मनोज कुमार, उसकी सैलरी 7,000। टेबल क्लोज कर दिया। इसका आउटपुट इस तरह से आएगा, टी एच का नेम, टी एच की सैलरी। तो ये दिख रहा है आपको हेडिंग फॉर्मेट में, और ये नाम रख दिया, ये इस तरह से आया। अब कॉल स्पैन और रो स्पैन एट्रीब्यूट। कॉल स्पैन का मतलब ही है कॉलम को स्पैन करना, और रो स्पैन रो को स्पैन करना। तो हम लेते हैं इस एग्जांपल से समझते हैं। टी आर स्टार्ट किया, टी एच टी एच टी एच, 3 कॉलम लिए एक रो में। अब यहाँ पे देखिए ये रो स्पैन करता है, रो स्पैन। तो टी डी रो स्पैन 2, तो ये दो रो को मर्ज कर देगा। यहाँ पे लिखा है ना रो 1 और सेल 1, इसने क्या 2 रोज को मर्ज कर दिया। और टी डी बाकी 2 कॉलम हो गए। अब हुआ होगा क्या कि जो अगला वाला जो है, फिर अगले वाला जो टी डी आएगा उसको हम हटा देंगे, क्योंकि इसने ऑलरेडी 2 रो की जगह इस कॉलम ने ले रखी है हमारे। देख देख सकते हैं इसमें हम 3 कॉलम लेके चल रहे हैं, लेकिन अब ये थर्ड वाली जो रो है इसमें केवल 2 ही कॉलम है, क्योंकि तीसरा कॉलम इस रो स्पैन ने कॉलम को मर्ज कर दिया है। सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, मैं फिर से बताता हूँ कि रो स्पैन जो है, रो चलती है लेफ्ट टू राइट और कॉलम चलता है टॉप टू बॉटम वर्टिकली, और रो मतलब हॉरिजॉन्टली। तो अब रो स्पैन हमने इसमें लगाया, रो स्पैन 2। तो जो 2 कॉलम थे वो मर्ज होके एक रो रो में 2 कॉलम की जो रो है वो मर्ज हो गए वर्टिकली। तो अब जो सेकंड वाला जो कॉलम फर्स्ट था वो इसकी रो स्पैन में चला गया, तो इसमें यहाँ की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक सेकंड रो तक, थर्ड रो तक सेकंड रो का जो कॉलम है वो अकेले ही उसने प्लेस इकट्ठा कर लिया, कंटेन कर लिया। और इसलिए हम यहाँ पे केवल सेकंड रो का सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम लगाएंगे। और ये आया आपने लगा दिया थर्ड नेक्स्ट रो में कॉल स्पैन 3 कर दिया। तो इसने क्या 3 कॉलम को मर्ज कर दिया और एक रो में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें ये देखिए तीसरी रो पूरी आ गई इसमें, और एक ही कॉलम रहा, तो इसमें कॉलम टीडी और लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका आउटपुट देखते हैं अब। इसका आउटपुट आएगा, देखिए हमने लगाया था, देखिए हेडिंग तो कोई दिक्कत नहीं, हेडिंग है कॉलम 1 कॉलम 2 हेडिंग। सेकंड रो में हमने क्या लगाया है, रो स्पैन 2, रो स्पैन 2 रो 1 सेल 1। अब ये रो हमारी 2 रो के बराबर ये कॉलम चलेगा। ये देखिए 2 रो की जगह इसने होल्ड कर ली। तो सेकंड वाली रो में फिर हमने ये लगाया था टी डी रो 2 सेल 2, फिर टी डी रो 2 सेल 3।
और लास्ट वाले में हमने लगाया कॉल स्पेन 3 लगाया। तो इसमें क्या, तीनों कॉलम को होल्ड कर लिए यहाँ तक। ये ऐसे में चला, इसने कॉल स्पेन किया है, और ऐसे में चला, इसने रो स्पेन किया है। तो ऐसे में एक रो यहाँ तक होती है, दूसरी रो यहाँ तक होती है, और कॉल स्पेन यहाँ पे 2 लिखा है, सॉरी रो स्पेन 2, लेकिन किसकी जगह पे लिखा है हमने, कॉलम की जगह पे टीडी में लगाया है रो स्पेन 2। तो इसने 2 रो एक कॉलम में कन्वर्ट कर दी, तो इसका आउटपुट ऐसा आया। ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आया कमेंट करिए, मैं अभी इसको एक एग्जांपल रन करके दिखाता हूँ। पहले सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग समझ लेते हैं। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, इसका फॉर्मेट इस तरह से रहेगा, सेल पैडिंग इक्वल टू 5, कॉल सेल स्पेसिंग इक्वल टू 5। तो वही TH और इसमें TD इक्वल टू, अच्छा सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग टेबल टैग के अंदर लगती है, TD TR से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, इसको हम रन करके देखेंगे, बताएंगे। बस मैं एक आइडिया देता हूँ। सेल पैडिंग जो है, सेल का मतलब यहाँ पे कॉलम जो बनते हैं सिंगल, इसको बोलते हैं, ये जो ब्लॉक बनता है इसको सेल बोलते हैं। रो 1 सेल 2 ये लिखा है, ये सेल है। इनके जो अंदर से स्पेस बाहर की ओर जाएगा वो पैडिंग होती है, और जो बॉर्डर इनकी बाउंड्री बोल सकते हैं, बाउंड्री में जो मोटाई है इसको सेल स्पेसिंग, कितना स्पेस है यहाँ पे उसको दिया है। इसका आउटपुट ये रहेगा, ये देखिए, ये जो बीच में है ये सेल स्पेसिंग है, ये जो स्पेस है, और सेल पैडिंग इनका जो अपने अंदर से अंदर की ओर जो स्पेस है वो है। वो ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको उसमें दिखाऊंगा आपकी। अब आते हैं टेबल बैकग्राउंड। तो टेबल का बैकग्राउंड एक्चुअली ये HTML5 में सपोर्टेबल नहीं है, जो HTML5 से पहले वाले वर्जन में था, हम रन करके देखेंगे। टेबल बैकग्राउंड VG कलर बैकग्राउंड, दो एट्रीब्यूट्स लेते हैं। VG कलर मतलब आप कलर कोई सा भी लेंगे तो उसमें ये सेल के लिए काम करता है। यू कैन सेट बैकग्राउंड कलर फॉर होल टेबल और जस्ट फॉर सेल, टेबल के लिए भी सेट कर सकते हैं और सेल के लिए पर्टिकुलर। और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट कैन बैकग्राउंड इमेज, आप बैकग्राउंड टेक्स्ट से इमेज ऐड कर सकते हैं उसके बैकग्राउंड में, वन सेल और टेबल के लिए। और यू कैन आल्सो सेट बॉर्डर कलर आल्सो यूजिंग बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट, बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट इज सपोर्टेड। बट ये जो आप नोट लिखा है, बैकग्राउंड कलर VG कलर और बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट डिप्रिकेटेड इन HTML5, डू नॉट यूज दिस। ये HTML5 में सपोर्टेबल नहीं है, बस मैं नॉलेज के लिए बता दिया है। ये इसका एग्जाम्पल है, वाटर कलर ग्रीन। हम अपना रन करके देखेंगे रन होते हैं कि नहीं। ये बैकग्राउंड HTML है, इसमें हमने लिया है बॉर्डर कलर ग्रीन, VG कलर येलो, और ये कॉल स्पेन रो स्पेन, और ये बैकग्राउंड ले लिया, इसमें इमेज का पाथ दे दिया है। इनको हम रन करके देखेंगे, आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, प्रोग्राम इस तरह से बनता है। इसको हम रन करके देखेंगे। अगला है टेबल हाइट और विड्थ और हाइट भी टेबल की सेट कर सकते हैं आप। टेबल की टैग में बॉर्डर इक्वल टू 1, यहाँ पे विड्थ और हाइट दी हुई है। विड्थ हमारी, विड्थ मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब ऊपर से नीचे, विड्थ मतलब लेफ्ट टू राइट। तो विड्थ जो है इसकी 400, हाइट की इसकी 150, और बाकी हमारा सब सेम है, TDTR सॉरी TRTD 2 कॉलम 2 रो। ठीक है, तो इस तरह से हम विड्थ और हाइट दे सकते हैं। अगला आता है टेबल कैप्शन। ये भी जो है नए वर्जन में नहीं है, अब पहले सपोर्ट करता था। तो टेबल के अंदर हम इस तरह से सबसे पहले जस्ट टेबल टैग के बाद कैप्शन टैग देते थे, उसके अंदर जो भी था वो एक तरह से आपको हिंट के लिए रखते थे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट टेबल कि टेबल किस चीज़ की है, किस लिए क्यों यूज हो रही है।
अब आते हैं टेबल हेडर, बॉडी एंड फुटर। 3 एलिमेंट सेपरेटिंग हेड, बॉडी एंड फुटर ऑफ टेबल इस प्रकार है। टी हेड, टी बॉडी, टी फुट। टी हेड मतलब ये टेबल हेडर का टैग है, ये सेपरेट हेडर बनाता है। और टी बॉडी, इसमें बॉडी पार्ट आता है, यानी कि टेबल का जो मेन कंटेंट है। और फुटर जो बॉटम में आएगा। इसका प्रोग्राम कुछ इस तरह होगा। टेबल विड्थ 100% दी हमने तो ये फुल पेज पर आएगी। सॉरी। फिर टी हेड लगाया और टी हेड यहाँ पे क्लोज किया। इसके अंदर हमने एक रो जनरेट कर दी और टी डी कॉल स्पैन 4 लिख दिया, जिसे हेड ऑफ द टेबल ये टाइटल दे दिया हमने। उसके बाद टी फुटर आ गया और टी आर क्लोज किया, टी डी कॉल स्पैन 4 कर, दिस इज फुटर ऑफ द टेबल। और यहाँ पे टी बॉडी लिख दी है, हालांकि ये फुटर हमको लास्ट में लिख देना था। इस एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको आना चाहिए लास्ट में। और यहाँ पे लास्ट में लिखा है, सॉरी, बॉडी पार्ट टेबल सेल 1 2 3 4, क्योंकि कॉल स्पैन 4 है तो 4 कॉलम को मर्ज किया गया है। फुटर और हेडर और फुटर में हमने इनका टाइटल दे दिया फुटर का टेबल का। और इसमें कुछ भी आप एक स्टेटमेंट, एक रो, इन्होंने क्या किया है, कॉल स्पैन 4 मतलब 4 कॉलम को एक रो मर्ज कर दिया है, ताकि उसमें टेक्स्ट जो प्रॉपर सा भी कॉलम के नीचे दिखे। और टी डी सेल 1 सेल 2 सेल 4 आते हैं। और लास्ट टॉपिक है नेस्टेड टेबल, मतलब टेबल के अंदर टेबल। तो according this definition, you can use one table inside another table. Not only tables, you can use almost all other tags inside the table data tag td। तो इसमें क्या है, आप जो है अगर हम टेबल के अंदर ही सारे टैग यूज नहीं कर सकते, हम ऑलमोस्ट सारे यूज किसी टीडी के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई टेबल बनाई है और उसके अंदर टीडी के अंदर फिर से टेबल बना दी, तो वो उसके अंदर सारे टैग अप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1 विथ 100% टी आर लगाया, टीडी लगाए, और टीडी के अंदर फिर से हमने एक और टेबल बना दी है 100%। तो टी आर फिर टी एच, और टी एच फिर क्लोज किया, फिर टी आर खोला, फिर क्लोज किया, फिर टी आर खोला, और फिर टी आर क्लोज किया, टेबल क्लोज किया, टीडी क्लोज करेंगे। लेकिन उसका प्रॉपर जो उसकी स्टेप रहेंगी वो प्रॉपर होना चाहिए रिवर्स ऑर्डर में भी। अगर हमने कोई टेबल के अंदर टीडी के अंदर टेबल ओपन किया है तो टेबल पहले क्लोज होगा, फिर टीडी क्लोज होगा, फिर टीआर क्लोज होगा, फिर टेबल क्लोज। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट पर। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम से। सबसे पहला प्रोग्राम हमारा था ये, ठीक है, हम इसको यहीं से उठा लेते हैं, टाइप कर सकते हैं जो भी। मैंने सबलाइम एडिटर खोल के रखा है टेबल के लिए। अब मैं फिर से जो है आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको, क्योंकि इसमें टाइप करने में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो टाइप कर देते हैं। मैं इसको टाइप करता हूँ। ये क्या किया है, यहाँ पे लेस देन लगाया, नॉट लगाया, डबल डैश लगाया है, ये क्लोजिंग कमेंट से स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे लिख देते हैं दिस एग्जाम्पल फॉर कमेंट टैग, ठीक है। अब मुझे इसको क्लोज करना है, अदरवाइज इसके नीचे का पूरा कंटेंट जो है या तो ये रॉन्ग हो जाएगा या फिर पूरा जो है कमेंटेड हो जाएगा। तो डबल डैश और ग्रेटर देन। तो ये वाला जो कंटेक्स्ट है, कंटेंट है, ये हमें आउटपुट में दिखाई नहीं देगा। इसी तरह हमने यहाँ पे भी लगाया है, तो ये दोनों का हम आउटपुट देखते हैं। इसको कंट्रोल सेव किया, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, ब्राउजर में आए और इसको रन करता हूँ। इसका आउटपुट देखते हैं। इसका देखिए कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है केवल ये वाला, ये वाला दिख रहा है पैराग्राफ का, ठीक है। अब जैसे कि अगला है रॉन्ग टैग, यानी कि वैलिड इनवैलिड, ये अब इसको उठा के रन कर लेते हैं हम। इसको सेव किया
अब देखिए ये जो रॉन्ग टैग है ये दिखेगा वहां पे, ये रॉन्ग टैग क्योंकि यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है तो यहाँ पे ये वैलिड नहीं है इसलिए दिख रहा है। जैसे ही मैं अगर इसका स्पेस खत्म कर दूं, अब ये यहाँ पे भी देखिए एडिटर में भी कलर चेंज हो गया है और यहाँ से भी गायब हो जाएगा। ये देखिए 2 बार पैराग्राफ लगे हैं, 2 बार चल रहे हैं, तो ये रॉन्ग टैग का एग्जाम्पल है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इमेज एसआरसी का। यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक है। अब मैं जो है इसको किया, अब मेरे पास देखिए मैं पहले में बोला था अल्ट टैग क्या होता है, अगर इमेज नहीं मिलती है तो अल्ट टैग प्रिंट होगा, मतलब आउटपुट में आएगा। अब मैंने इमेज का ये मेरे अकॉर्डिंग पाथ नहीं है, मैंने अपनी HTML फोल्डर नहीं बनाया है, तो देखिए आउटपुट क्या आएगा, अल्ट टैग। एक तो आ रहा है ये इसका पैराग्राफ सिंपल इमेज इंसर्ट, इमेज इंसर्ट मतलब मैं चेंज कर देता हूँ, इमेज टैग, ठीक है। इसमें देखिए एग्जांपल ऑफ इमेज टैग टेक्स्ट में। अब मैं इसका पाथ, मेरी फाइल कहाँ रखी है ये, तो इसका रूट फोल्डर कौन सा हुआ, ये HTML4। मैं यहाँ पे मैं इसको रूट फोल्डर बनाना चाहूँगा, इसको खैर यहाँ पे जहाँ पर फाइल रखी है वो उसका रूट फोल्डर कहलाता है। मैं इसके अंदर एक इमेजेस फोल्डर बनाता हूँ। जरूर नहीं है कि इमेज फोल्डर बनाए, इस डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो इमेजेस है सेपरेट फोल्डर में रहे। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको ये इमेज, ठीक है। ये इमेज उठाता हूँ मैं यहाँ पे रखता हूँ इमेज के अंदर, उसका नाम देता हूँ लोगो, ठीक है, JPG फॉर्मेट में। अब इसमें मैं पाथ देता हूँ ना रूट फोल्डर, जब में है तो ज़रूरत नहीं है। इसका नाम है इमेज का इमेजेस, इसको रीलोड करते हैं, ये देखिए आ गई इमेज, ठीक है। तो ये हो गया इमेज टैग। अब आते हैं सेट इमेज लोकेशन, इमेज लोकेशन हम लोकेशन सेट कर चुके हैं। इमेज विड्थ हाइट, विड्थ और हाइट दे देते हैं इसकी, इमेज की हाइट जो भी हो हम इसकी हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं इमेज टैग में। विड्थ है 150 और हाइट है 1। तो ये देखिए इमेज का साइज ओरिजिनल कुछ और था लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये खींच गई है। तो ये होता है इमेज विड्थ और हाइट। अब आते हैं बॉर्डर, बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं इमेज का, लेकिन हमें ज़्यादा लग रहा है कि ये 250 कर दें, भले ही खींच रही थोड़ा साइज अच्छा लगे। बॉर्डर दे, बॉर्डर कॉपी नहीं हुआ, बॉर्डर को कॉपी किया लगा दिया, बॉर्डर 3, फिर रन करते हैं तो बॉर्डर लग गया, ये चारों ओर बॉर्डर दिख रहा है ब्लैक। अगला आता है इमेज अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कर दिया इसका राइट, अभी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रहता है, इसका कर दिया राइट। फिर देखते हैं राइट में पहुंच गई इमेज। अब आते हैं टेबल्स में, टेबल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ से बात करते हैं, टेबल बॉर्डर दे दिया। अच्छा हम बॉर्डर हटा देते हैं पहले, ठीक है। विदाउट बॉर्डर का डिफॉल्ट में क्या लेता है ये देखिए, अब कुछ नहीं ले रहा है, लेकिन इसमें हमें को बॉर्डर इसलिए देना पड़ रहा है ताकि हमको कुछ समझ में आए कि टेबल है भी या नहीं है, इसलिए बॉर्डर से थोड़ा लगेगा कि आप टेबल में हैं। ये
टी आर है टी डी है, टी आर है टी डी है, तो एक टी आर के अंदर दो टी डी, मतलब एक टी आर मतलब एक रो, उसके अंदर दो टी डी मतलब कॉलम वन कॉलम टू, फिर दूसरी रो कॉलम वन कॉलम टू। अब आते हैं आगे। इसका आउटपुट बताए थे ऐसा रहेगा, ऐसा ही आउटपुट आ रहा है आपको भी, देखिए। अब इसमें आते हैं टेबल हेडिंग में, इसको रन करते हैं टेबल हेडिंग को। इसमें देखिए टी एच लगा है, ये स्ट्रांग हो जाएगा, टी आर दो रो और एक रो है टी एच वाली, तो टी एच वाली रो देखिए कैसे दिखती है। अभी ये विदाउट टी डी टी एच है, टी डी है, तो टी एच हो गया, टी डी हो गया, ठीक है। अब ये एक तो कोने में इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम अभी डिव नहीं लगाए हैं, हम डिव लगाएंगे तो अभी आगे बहुत कुछ करना है। अभी मैं चाह नहीं रहा था कि वो करूं, लेकिन मैं आपको एक काम करता हूं। एक डिव लगाया, अलाइंड, और इस डिव के अंदर सब कुछ डाल दिया, तो ताकि वो जो है वो ना लगे कॉर्नर में। ये हो गया सेंटर, ठीक है। अभी तो टॉप शोर करना है, ठीक है, लेकिन अभी हमको टेबल पढ़ना है, इसलिए टेबल पे फोकस करते हैं। ये हो गया टी एच हेडिंग, और ये हो गया रो स्पेन कॉल स्पेन, ये हमने पढ़ा था। अब आते हैं इस टेबल को उठा के उस टेबल से रिप्लेस करते हैं, इस टेबल को टेबल से रिप्लेस कर दिया, बाकी सेम है। यहाँ पे देखिए ऊपर 3 टी एच है, और सेकंड वाले में टी एच मतलब टी डी के बराबर ही होते हैं, बस हेडिंग हो जाती है उसकी जगह। तो सेकंड वाले में हमने क्या किया है, सेकंड रो में रो स्पेन कर दिया, दो रो ने एक कॉलम को, दो कॉलम सॉरी, जो दो रो होनी थी एक कॉलम के अंदर, उन्होंने दो रो को मर्ज कर दिया, तो अगले वाले में एक कॉलम जो है गायब हो गया। ये रो स्पेन ने क्या किया, ऊपर की एक रो ये वाली और एक ये वाली, और ये एक टी एच के एक टी डी के अंदर है, तो ये दो रो स्पेन हो गई, तो ये जो है मर्ज हो गई। सेकंड वाले में क्या है, दो ही हैं तो इनका कोई मतलब नहीं है, ये इसका एक पहला वाला जो टी डी था वो इसमें चला गया, और लास्ट वाले में टी डी कॉल स्पेन लगा है, 3 लिखा है, तो इसने 3 कॉलम को एक साथ मर्ज कर दिया, तो इसका आउटपुट आया ऐसा। यहाँ से एक कॉलम, दो और तीन, तीनों कॉलम एक रो में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये आगे और अच्छे समझ में आएगा। इसका आउटपुट यही आएगा, यही अपना आ रहा है। और सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग देखिए अभी, ठीक है, सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग, अभी इसका रिजल्ट आ रहा है ऐसा। अब हम समझाते हैं सेल पैडिंग क्या होती है। मान लो मैंने इसको लिख दिया सेल स्पेसिंग 0, ठीक है, तो कैसा आएगा, ये सेल स्पेसिंग 0 है, सेल पैडिंग 5 है, तो ये देखिए सेल पैडिंग मतलब ये जो कंटेंट के चारों तरफ जो स्पेस दिख रहा है, मैं सेल पैडिंग भी 0 कर दूं तो ऐसा दिखेगा, कुछ चिपका हुआ एकदम। ये अब जैसे ये कंटेंट है, इसको चारों तरफ से दूर रखना है लाइनों को, तो मैं सेल पैडिंग कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसको स्पेस मिल जाएगा अंदर से, टेक्स्ट जो है चारों तरफ, टेक्स्ट के सराउंडिंग स्पेस हो जाता है सेल पैडिंग। और सेल स्पेसिंग, ये जो लाइन है, सेल चिपके हुए हैं अभी, इनके बीच में स्पेस होना, सेल स्पेसिंग देखना अभी आप, लाइन के बीच में, ये लाइनों के बीच में स्पेस हो रहा है, ठीक है। मैं और बढ़ाता हूँ आगे, ये लाइनों का, ये सेल स्पेसिंग है, सेलों के बीच का स्पेस। सेल पैडिंग कहाँ है, ये मनोज कुमार के चारों तरफ और इस बॉर्डर के, इस लाइन के चारों तरफ जो बीच में जो गैप है उसको, अब देखना आप, ये, ठीक है, ये होता है सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग। टेबल बैकग्राउंड का कलर हम चेक करते हैं।
अब इसको रन करते हैं। बॉर्डर कलर ग्रीन होना चाहिए, बीजी कलर येलो होना चाहिए। ये हो गया। अब बॉर्डर कलर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, बॉर्डर कलर बैकग्राउंड कलर हटा के देखते हैं। अब इसका बॉर्डर कलर जो है समझ में आता है कि नहीं। बॉर्डर थोड़ा मोटा करते हैं, बॉर्डर जो है 5 करते हैं, तब इसका बॉर्डर कलर साइज। ये देखिए ग्रीन दिख गया। तो अभी हमारे इस ब्राउजर को जो है सपोर्ट कर रहा है ये। हम इसको दूसरे इसमें चला के देखते हैं। इसमें चल रहा है। तो 5 कर देते हैं। और हमने बीजी कलर भी लगा दिया है, तो अब देखते हैं इसको। ये दोनों चीजें काम कर रही हैं हमारी अभी। टेबल बैकग्राउंड, अब इसका बैकग्राउंड हम इमेज दे सकते हैं, तो इसको हम इसमें लगाते हैं एग्जाम्पल में। तो इसमें ये लोगो डॉट जेपीजी है हमारे पास, लोगो डॉट जेपीजी। अब इसकी बैकग्राउंड में देखते हैं क्या होता है। ये देखिए लोगो छोटी इमेज इसलिए बार बार रिपीट हो रही है, अदरवाइज पूरी इमेज दिख जाती है। जैसे हम कोई अच्छी सी इमेज लगाते हैं, उससे कि हमारा वो है अच्छा दिखेगा। तो इमेजेस बड़े ये लगाते हैं हम, कॉपी करते हैं अपने रूट फोल्डर में डालते हैं। यहाँ पर रिमूव करता हूँ। टेबल डॉट पीएनजी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रखती है, यहाँ पे चेंज कर दिया। रिलोड करते हैं। ये देखिए वो इमेज बड़ी है इसलिए वो तरह दिख रहा है उसका ब्लू कलर। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। आप टेबल में कोई अच्छा सा बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, वो अच्छी दिखेगी। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए हाइट बिट का। ठीक है, टेबल उठाया, मैं किया और इसको रिप्लेस किया। विड्थ 400, हाइट जो है 150, ठीक है। ये हो गया। इसमें स्पेसिंग भी नहीं है फिर भी, अब इसकी विड्थ हम कम कर देते हैं। 100 कर दिया। 100 में विड्थ देखिए ये हो गई विड्थ। विड्थ होती है चौड़ाई, हाइट है ये ऊपर से नीचे हाइट। हाइट भी कम कर देते हैं, 100 कर दिया। ये शायद सही रहेगा साइज, ठीक है। विड्थ थोड़ी ज़्यादा कम हो रही है, विड्थ कर देते हैं 200, ठीक है। तो इस तरह से भी काम होता है। अब आते हैं कैप्शन। चलिए कैप्शन देख लेते हैं काम करता है। ये हो गया कैप्शन, ठीक है। कैप्शन को आउटपुट में देखते हैं क्या आता है। तो बिट्स 100% लगी हुई है, इसलिए इसलिए ये क्या छोटी टेबल खिंची हुई आ रही है। हम बिट्स हटा देते हैं तो वो ऑटो ले लेगा जो भी होगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा। देखिए टेबल के ऊपर दिख रहा है कैप्शन, जबकि हमने इसको टेबल के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ये इसके अंदर टीडी में नहीं आएगा। तो ये एक तरह से डिस्क्रिप्शन हो गया, दिस इज ए कैप्शन। यहाँ पे आता है कैप्शन। अब आता है अगला, हेडर फुटर और बॉडी। इसके लिए एग्जाम्पल ये है। बॉडी हो गई, ठीक है। ये हमने ले लिया इसको। टी एच हेड हेडर हो गया, टी फुटर हो गया, टी बॉडी बॉडी हो गई। तो इसका रिजल्ट इस तरह आ गया। फुटर लास्ट में नीचे आएगा, वो हेड टॉप पे आएगा, ये सेंटर में आएगा। रन करते हैं। इसमें विड्थ भी है कि 100%, मैं 50% देता हूँ कम से कम।
ज़्यादा बड़ी नहीं देते। 30% में क्या होता है, फिर वो अपने सिस्टम की साइज के अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये हेडर पार्ट हो गया, ये फुटर हो गया, लिखना कहीं भी हो लेकिन फुटर नीचे ही आएगा, आपने टी फुट लगाया तो। और बॉडी, तो बॉडी सेंटर में आएगी, बीच में मिडिल में। तो ये इसका आउटपुट हो गया। आपको करना क्या है, आप इसको कॉपी करिए, टाइप करिए, आप वीडियो में से देख के पॉज करके और इसको रन करके देखिए। तो इस तरह से ये हेड कोड, ये बहुत अच्छा तरीका होता है आपके प्रॉपर कोड को मैनेज करके चलने का। इसको आप कोई भी डेवलपर किसी भी तरीके से आपको चेक कर सकते कभी भी, क्योंकि अभी तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल, जब डेटा बड़ा हो जाता है तो समझ में नहीं आ चीजें कहाँ जा रही हैं। अगला प्रोग्राम है नेस्टेड टेबल। ये हो गया नेस्टेड टेबल, मतलब टेबल के अंदर टेबल। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, ये टेबल स्टार्ट हुई, टी आर स्टार्ट हुआ, इसकी टी डी के अंदर हमने ये देखिए, इस एडिटर में क्या होता है, अंडरलाइन हो जाता है कौन सा टैग कहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये टेबल टेबल हो गई, ये टी डी, इसमें एक ही रो के अंदर एक ही कॉलम है, उसके अंदर एक टेबल लगा दिए। उस टेबल के अंदर एक दो तीन, 1 2 3, 3 रो हैं, 3 कॉलम, 3 रो हैं, 2 कॉलम। ये देखिए, मैं इसकी ये काम करता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ये वाला। एक टेबल टैग था, उसके अंदर एक टीडी था, और उस टीडी के अंदर ये, मतलब एक टेबल का हमने केवल एक ही कॉलम लिया है, इसलिए इस तरह से दिख रही है। तो इसका बॉर्डर मैं दे देता हूँ 2 5, सेल स्पेसिंग 5। आप इसको एक बार प्रैक्टिकल जरूर करें, और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में करें। अगला वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे आएगा जल्दी। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।